हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और आज की हमारी मूवी है लास्ट नाइट ऑफ अमोर। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.1 है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 86% तक फ्रेश है। तो मूवी की रेटिंग देखकर तो दोस्तों आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मूवी कितनी अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का फ्लैट बताया जाता है जहां पर पार्टी की तैयारियां चल रही होती है। उस पार्टी में सभी गेस्ट मौजूद थे और वो सभी किसी का इंतजार कर रहे थे। उस पार्टी में कोसिमो नाम का मोटा आदमी भी मौजूद था और वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन पर बात करके कोसिमो विवियाना नाम की लेडी के पास जाकर कहता है, माफ करना, मुझे अभी के लिए जाना होगा। वो बच्चा वापस कोसिमो पर निशाना लगाने लगता है। तब कोसिमो उस बच्चे पर चिल्लाने लगता है। तब विवियाना कहती, ये अर्नेस्टो डिनो का बेटा है, इसे मत चिल्लाओ। यह सुनकर कोसिमो शेरिन नाम की लड़की के साथ वहां से निकल जाता है। आगे विवियाना अर्नेस्टो नाम के बच्चे को अपने पास बुलाकर कहती है, सुनो, तुम उस खिड़की के पास जाकर खड़े रहो। जैसे ही फ्रैंको बिल्डिंग के करीब आए हमें बता देना। तब अर्नेस्टो नाम का वो बच्चा खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है और अर्नेस्टो को फ्रैंको नाम का आदमी नजर आ जाता है जो जॉगिंग करते हुए आ रहा था। उसी समय कोसिमो भी अपनी कार लेकर वहां से गुजर रहा था तो वो गाड़ी रोककर फ्रैंको से बात करने लगता है। खिड़की पर बैठा अर्नेस्टो फ्रैंको को देखकर सभी को बताता है वो आ चुके हैं। तब विवियाना सभी लोगों को शांत करवा के कमरे की लाइट्स ऑफ करवा देती है। डोरबेल बजती है और विवियाना फ्रैंको नाम के आदमी के लिए डोर ओपन करती है। तब वहां मौजूद सभी लोग सरप्राइज बोलकर फ्रैंको के सामने आते हैं और फ्रैंको भी ये सब देखकर काफी खुश होता है। लाइट्स ऑन होती है और फ्रैंको देखता है कि वहां पर काफी सारे मेहमान मौजूद थे। एक्चुअली ये पार्टी फ्रैंको की वाइफ ने फ्रैंको के लिए रखी थी क्योंकि 35 साल तक पुलिस की जॉब करने के बाद फ्रैंको रिटायर होने वाला था। तभी फ्रैंको स्क्रीन पर देखता है कि उसकी बेटी भी वीडियो कॉल पर थी। फ्रैंको की बेटी कहती है, आपकी पार्टी में कैसे मिस कर सकती हूँ। सबको अपने सामने देखकर फ्रैंको की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी किसी का कॉल आता है और विवियाना फ्रैंको को फोन ला कर देती है। यह कॉल फ्रैंको के बॉस का था और फ्रैंको का बॉस किसी जगह पर फ्रैंको को अर्जेंट में बुलाता है। यह सुनकर फ्रैंको सभी से कहता है, मुझे अभी जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट है। फ्रैंको दुखी होकर वहां से निकल जाता है। आगे फ्रैंको किसी क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां पर पहले से बहुत सारी पुलिस मौजूद थी। फ्रैंको क्राइम सीन पर जाने लगता है। तभी फ्रैंको का बॉस उससे आकर कहता है, डिनो की छाती पर 3 गोलियां लगी है और वो मारा गया। ये सुनकर फ्रैंको रोने लगता है क्योंकि मरने वाला डिनो उसका दोस्त था। अपने दोस्त की डेड बॉडी को देखकर फ्रैंको उसके करीब जाने लगता है पर उसके साथी उसे रोक लेते हैं। अब आगे हमें इस घटना के कुछ समय पहले का समय बताया जाता है जब फ्रैंको अपनी कार में बैठकर अपनी रिटायरमेंट स्पीच लिख रहा था। तब फ्रैंको की नजर अपने दोस्त कोसिमो पर पड़ती है जो रेस्टोरेंट में बैठकर अपने क्लाइंट को महंगी घड़ी बेच रहा था। आगे वो क्लाइंट और कोसिमो बाहर आते हैं। तब वो क्लाइंट कोसिमो से कहता है, आप इतनी महंगी घड़ियां बेचते हो फिर भी आप ऐसी खटारा गाड़ी में घूमते हो। तब कोसिमो कहता है, ये सर्विस कार है और कार के अंदर जो आदमी बैठा है वो असली पुलिस वाला है। जब भी मुझे कहीं जाने की जरूरत होती है वो मेरा ड्राइवर बन जाता है और मैं उसे 50 यूरो देता हूँ। आगे कोसिमो फ्रैंको की कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। फ्रैंको कोसिमो का दोस्त था इसलिए कुछ समय के लिए फ्रैंको कोसिमो के साथ रहता था ताकि कोसिमो को कोई प्रॉब्लम आए तो फ्रैंको उसकी हेल्प कर सके। आगे फ्रैंको अपनी कार में बैठकर अपनी रिटायरमेंट स्पीच लिख रहा था। तभी उसे कोसिमो को कॉल आता है और कोसिमो फ्रैंको को होटल रूम में बुलाता है। फ्रैंको ऊपर जाता है तो वो देखता है एक लड़की उस चाइनीज क्लाइंट को CPR दे रही थी। तब कोसिमो फ्रैंको से कहता है, इसे अटैक आया है, प्लीज हेल्प करो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये उन चीनी लोगों का बॉस है और ये मर रहा है। तब फ्रैंको कहता है, रिसेप्शन पर जाकर एक ड्राइवर को ऊपर भेजो। कोसिमो वहां से चला जाता है और फ्रैंको उस चाइनीज आदमी को CPR देने लगता है। आगे हम फ्रैंको और फ्रैंको की वाइफ विवियाना को देखते हैं। वो दोनों ही एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों ही जेंगजू नाम के उस चाइनीज आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जिसे फ्रैंको ने CPR दिया था और टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाने के कारण उस आदमी की जान बच गई थी। कोसिमो विवियाना और फ्रैंको को भी जेंगजू से मिलवाता है और विवियाना जेंगजू के लिए एक डिश बनाकर लेकर आई थी जिसे वो जेंगजू को देते हुए कहती है, इस डिश को खाने से आपको ताकत मिलेगी और आपका हार्ट पहले से ज्यादा मजबूत होगा। जेंगजू विवियाना को एक मछली का स्टेचू देकर कहता है, इसे हम लोग कारफिश कहते हैं जो कि चाइना में गुड लक के रूप में मानी जाती है।
बिल्कुल आपके पति की तरह, जो मेरे लिए काफी भाग्यशाली रहे। आखिरकार उन्होंने मेरी जान बचाई। विवियाना वहां से चली जाती है। तब जेंगजू फ्रैंको से कहता है, मैंने सुना है कि तुम रिटायर होने वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो। इसके बारे में तुम्हें मेरा दामाद बताएगा। आगे पास में बैठा गेंगमा नाम का जेंगजू का दामाद कहता है, मिस्टर कोसिमो, हम आपको एक मौका देना चाहते हैं। आपको वही काम करना है जो अब तक आप कोसिमो के लिए करते आ रहे थे, बस ये काम थोड़े बड़े लेवल का होगा। फ्रैंको उन पेपर को देखता है। तब जेंगजू कहता है, मेरे ठीक होने तक मेरा दामाद ही मेरा सारा बिजनेस संभालेगा और यही आपको बताएगा आपको क्या करना है। आगे फ्रैंको गेंगमा से कहता है, मैं उन लोगों को ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा और जिनके पास हथियार होंगे, और ना ही मैं ड्रग्स और चोरी के सामान को ट्रांसफर कर पाऊंगा। तब गेंगमा कहता है, हम इस कंट्री में 20 सालों से कानूनी तरीके से काम करते आ रहे, क्या हम आप लोगों को क्रिमिनल्स लगते हैं? फ्रैंको कहता है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बस मैं आपको बता रहा था कि मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। गेंगमा कहता है, बस पुलिस कुछ दिनों से हमें काफी परेशान कर रही है, इसलिए हम भी कोसिमो की तरह बिजनेस करना चाहते हैं। करोड़ों रुपया भी अब एक छोटे से डायमंड का रूप ले लेता है। उन डायमंड्स की सिक्योरिटी जरूरी है। वैसे हमारा पहला शिपमेंट अगले हफ्ते आने वाला है, तब आपको हमारे साथ काम करना होगा। तब फ्रैंको कहता है, लेकिन मुझे तो लग रहा था ये काम मुझे रिटायरमेंट के बाद करना होगा। गेंगमा कहता है, अगले हफ्ते ही हमारा पहला शिपमेंट आ रहा है और आपको ये काम करना होगा। तब कोसिमो कहता है, तुम्हें इस काम के लिए एक पुलिस वाले को और तैयार करना होगा और इस काम के बदले में तुम दोनों को 5000 यूरो मिलेंगे। फ्रैंको कहता है, प्रॉब्लम यह है कि छोटी सी बात के लिए हमारी पेंशन रोक दी जाती है। तब गेंगमा कहता है, रिटायरमेंट से पहले हमें मना करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। ये कहकर गेंगमा वहां से चला जाता है। तब कोसिमो फ्रैंको से कहता है, एक दिन के काम के लिए 5000 यूरो, तुम्हारी सैलरी में इतना कमाने के लिए तुम्हें 3 महीने लगेंगे। आगे फ्रैंको को उसकी वाइफ विवियाना समझाती है, तुम इतने सालों तक असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर रहे, कभी भी तुम्हें तरक्की करने का मौका नहीं मिला और आज तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम इतना सोच रहे हो। तभी वहां कोसिमो आता है और विवियाना उससे कहती है, फ्रैंको इतना सोच रहा है, क्या ये खतरनाक काम है? कोसिमो कहता है, ये काम बिल्कुल खतरनाक नहीं है, मिस्टर जेंग बस अपनी जान बचाने का एहसान चुका रहे। तब फ्रैंको कहता है, कोसिमो सुनो, तुम जब भी मेरे साथ होते हो और कोई भी मुझसे पूछता है ये तुम्हारे साथ कौन है, तब मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि ये मेरी वाइफ का कजन है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट वाले मुझे चीनियों के साथ देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तब कोसिमो कहता है, ये बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन फ्रैंको 35 साल तक पुलिस की जॉब करते हुए तुमने किसी पर एक गोली तक नहीं चलाई। तुम्हें आखिरी बार किसी पुलिस वाले ने इंस्पेक्शन के लिए कब रोका था? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि तुम्हें किसी पुलिस वाले ने रोका। तब विवियाना फ्रैंको से कहती है, तुम बेकार की टेंशन ले रहे हो। तभी वहां पर विवियाना का भाई टीटो भी आ जाता है। आगे फ्रैंको पुलिस स्टेशन में होता है। तब पुलिस की टीम एक चाइनीस आदमी को पकड़कर उससे पूछताछ कर रही थी और आगे फ्रैंको अपने पुलिस के साथियों के साथ रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां पर फ्रैंको अपने दोस्त डिनो से बात कर रहा होता है। तब डिनो कहता है, तुमने पुलिस स्टेशन में उस चाइनीस लड़के को देखा? उसकी उम्र 17 साल है और उसने गुची की शर्ट, इतनी महंगी रोलेक्स घड़ी पहन रखी थी। फ्रैंको कहता है, जेंगजू ऐसा आदमी नहीं है, वो काफी पुराना बिजनेसमैन है। डिनो कहता है, अगर उनकी गाड़ी में ड्रग्स हुए तो हम क्या करेंगे? फ्रैंको कहता है, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे और तुम्हें 1 घंटे के काम के 800 यूरो मिलेंगे। डिनो कहता है, नहीं, मुझे 2500 यूरो चाहिए। फ्रैंको कहता है, चलो तुम 2000 यूरो ले लेना। अब आगे फ्रैंको विवियाना को लेकर जेंग के दामाद गेंग मा के ऑफिस में जाता है, उसे बताने के लिए कि वो उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। इस बात को लेकर विवियाना और कोसिमो भी काफी खुश होते कि फ्रैंको आखिरकार मान गया। आगे फ्रैंको डिनो को मोबाइल और काम करने का आधा पैसा देता है। तब डिनो कहता है, ये मोबाइल किस लिए? फ्रैंको कहता है, हम अपना मोबाइल घर पर ही रखेंगे, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हम अपनी गाड़ी भी यूज नहीं करेंगे, वही उनकी गाड़ी देंगे। तब विवियाना आकर डिनो से कहती है, अर्नेस्टो काफी शैतान है। डिनो कहता है, वो मेरी बात भी नहीं मानता। विवियाना कहती है, क्या वो तुमसे कभी अपनी माँ के बारे में पूछता है? डिनो कहता है, हाँ, कभी कभी। तब विवियाना कहती है, तुम काफी अच्छे पिता हो जो अपने बेटे का इतना ख्याल रखते हो। अब शाम को फ्रैंको और डिनो दोनों एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से एक चाइनीस लड़की और एक चाइनीस आदमी बाहर निकलता है। वो चाइनीस लड़की फ्रैंको के पास आकर कहती है, मेरा नाम फीफी है, आप लोग कौन हो? फ्रैंको और डिनो भी फीफी को अपना नाम बताते हैं और फीफी अपना मोबाइल निकालकर फ्रैंको का फोटो फ्रैंको से मैच करके कहती है, देखो, मुझे थोड़ी देर कार में अकेले में कुछ करना है, उसके बाद हम चलेंगे। तब डिनो कहता है, हमें आप लोगों की तलाशी लेनी होगी। फीफी कहती है, अभी हाल हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजर कर आ रहे, फिर भी तुम तलाशी लेना चाहते हो तो ले लो।
आगे डीनो फीफी के साथ जो आदमी था उसकी तलाशी लेने लगता है और फीफी कार में जाकर अपने ड्रेस से कपड़ा निकालती है जिसके अंदर उसने डायमंड छिपा रखे थे। फीफी उन डायमंड को ब्रीफकेस में रखकर उस ब्रीफकेस को हथकड़ी लगाकर वही हथकड़ी अपने हाथों में लगा लेती है ताकि कोई भी उससे वो ब्रीफकेस छीन के ना ले जा पाए। आगे फ्रैंको और डीनो उन दोनों को कार में वहां से ले जाने लगते। ड्राइव करते हुए फ्रैंको आसपास से गुजर रही कारों पर भी नजर रख रहा था। फ्रैंको डेडिकेशन के साथ गाड़ी चला रहा था तभी पीछे वाले टायर से आवाज आने लगती है। तब फीफी पूछती है ये आवाज किसकी आ रही है। फ्रैंको कहता है पीछे से दाएं वाला टायर पंचर हो चुका है, हमें इसे बदलना होगा। तब फीफी कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी मत रोकना, तुम चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। तब पीछे बैठा आदमी कहता है शायद पीछे चलने वाली गाड़ी हमारे लिए आ रही है। फ्रैंको टनल के अंदर गाड़ी ले जाता है तभी फ्रैंको देखता है कि उनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी थी। यह देखकर फ्रैंको अपनी गाड़ी रोक देता है। आगे पुलिस की गाड़ी से एक लेडी पुलिस ऑफिसर फ्रैंको से आकर कहती है तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। तब फ्रैंको कहता है हाँ मैं टायर बदलने के लिए रुका था, एक्चुअल में मैं भी एक पुलिस वाला ही हूँ और मैं इन दोनों चाइनीज टूरिस्ट को पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ, किसी ने इनका सामान एयरपोर्ट से चुरा लिया था। तब वो लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है क्या मैं आप दोनों का बेस देख सकती हूँ। तब फ्रैंको और डीनो दोनों उस पुलिस वाली को अपना बेस दिखाते हैं। तब वो लेडी पुलिस वाली कहती है ठीक है आप अभी यहीं पे रुकिएगा, मैं वेरीफाई करके आती हूँ। वो लेडी पुलिस ऑफिसर टॉर्च जलाकर कार के पीछे बैठे लोगों को देखने लगती है और वो पीछे जाकर गाड़ी में बैठे पुलिस ऑफिसर से कुछ बात करने लगती है। फीफी कहती है यहाँ मत रुको, जल्दी चलो यहाँ से। फ्रैंको कहता है तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फ्रैंको साइड व्यू मिरर में देखने लगता है तो वो दोनों पुलिस वाले कार से बुलेट प्रूफ जैकेट निकालकर पहनने लगे थे। ये देखकर डीनो कहता है उन लोगों को हम पर विश्वास नहीं हुआ। तब पीछे बैठा चीनी आदमी अपने बूट से गन निकालकर अपने पास रख लेता है। वो पुलिस वाला फ्रैंको के पास आकर कहता है हमें पैसेंजर के पेपर्स दिखाइए। तब फ्रैंको कहता है क्या आप मजाक कर रहे हो, मैंने कहा ना हम लोग ड्यूटी पर है। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है चुपचाप अपने हाथ डैशबोर्ड पर रखो। तब पीछे बैठी फीफी कहती है ये लोग पुलिस वाले नहीं है। तभी फ्रैंको की नजर पीछे से आ रही एक व्हाइट गाड़ी पर पड़ती है और ये वही गाड़ी थी जो काफी देर से फ्रैंको की गाड़ी का पीछा कर रही थी। वो गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है और फ्रैंको को कुछ गड़बड़ लगती है। तब सामने खड़ी पुलिस वाली अपना हाथ गन पर रखती है और फ्रैंको उस पुलिस वाले से कहता है क्या आप मुझे अपना बेस दिखाओगे। वो पुलिस वाला कहता है हमें तुम्हें कुछ भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तब फीफी फ्रैंको से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि गाड़ी मत रोकना। वो पुलिस वाला पीछे का दरवाजा खोलकर फीफी से वो ब्रीफकेस लेने लगता है। उसी वक्त पीछे बैठा चाइनीस आदमी अपनी गन निकालकर सामने खड़ी पुलिस वाली पर फायर करने लगता है। तब वो पुलिस वाली भी सामने की तरफ फायर करने लगती है। डीनो और फ्रैंको उस चाइनीस आदमी की गन पकड़कर उसे रोकते हैं। वो चाइनीस आदमी दूसरी गन भी निकाल लेता है और फ्रैंको उसकी गन को उसी की तरफ घुमाकर फायर कर देता है जिसके कारण वो चाइनीस आदमी मारा गया था। डीनो की छाती में भी पुलिस वाले की गोलियां लग चुकी थी। डीनो और फ्रैंको गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो फ्रैंको देखता है कि बाहर खड़ी पुलिस वाली को भी गोलियां लग चुकी थी और वो भी घायल थी और चाइनीस आदमी ने पीछे वाले पुलिस वाले को गोली मारकर वहीं मार दिया था। फ्रैंको घायल डीनो को संभालता है और डीनो कहता है मुझे अपने घर ले चलो। तब फ्रैंको वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकने लगता है पर कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही थी और वो घायल पुलिस वाली खड़ी होकर फीफी का पीछा करने लगी थी क्योंकि उसे उसका ब्रीफकेस चाहिए था और डीनो भी फ्रैंको के हाथ में दम तोड़ देता है। फ्रैंको को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तभी फ्रैंको को गोलियां चलने की आवाज आती है और फ्रैंको देखता है कि वो गोलियां वो पुलिस वाली हथकड़ी पर मार रही थी जिस हथकड़ी के जरिए फीफी ने वो ब्रीफकेस अपने हाथों से जोड़ रखा था। तभी फीफी अपने पास से कोई धारदार चीज निकालकर उस पुलिस वाली के गले में मार देती है। बदले में वो पुलिस वाली भी फीफी के सर पर गोली मार देती है। फ्रैंको दौड़कर फीफी के पास जाता है तब तक फीफी मारी जा चुकी थी और वो पुलिस वाली ब्रीफकेस लेकर रोड के दूसरी तरफ चली गई थी। फ्रैंको भी उस पुलिस वाली के पास जाता है तो वो देखता है वो पुलिस वाली अब घायल थी और वो ब्रीफकेस से डायमंड निकालकर देख रही थी। फ्रैंको उस पुलिस वाली पर गन अड़ाता है तब वो लड़की कहती है उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। फ्रैंको पूछता है तुमसे ऐसा किसने कहा था। तब फ्रैंको उस पुलिस वाली का मोबाइल उठाकर कहता है इसे अनलॉक कैसे करते हैं, मैं तुम्हारे लिए मदद बुलाता हूँ। वो लड़की पासवर्ड बताकर कहती है ये मेरी बेटी का बर्थ डेट है। तब फ्रैंको मोबाइल की रिसेंट कॉल हिस्ट्री निकालकर उसका फोटो अपने मोबाइल में ले लेता है और फ्रैंको देखता है कि वो लड़की अब मर चुकी थी। फ्रैंको उस लड़की के हाथ में उन डायमंड्स का पैकेट भी देखता है।
तभी फ्रैंको को अपने ऊपर एक ब्रिज नजर आता है, जिस ब्रिज को अब बंद कर दिया गया था। फ्रैंको ज्यादा कुछ सोचे बिना उस डायमंड की थैली को ब्रिज के ऊपर फेंक देता है और फ्रैंको वापस भागकर डीनो की बॉडी के पास जाने लगता है। तभी फ्रैंको देखता है कि कुछ लोग गाड़ी के करीब आ रहे थे। तब हवा में फायर करके फ्रैंको उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। गाड़ी में बैठकर फ्रैंको गाड़ी से अपने फिंगरप्रिंट साफ करता है और फ्रैंको डीनो की डेड बॉडी को गाड़ी से दूर करके उस चाइनीस आदमी की गन से गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर फायर करता है और एक विस्फोट के साथ गाड़ी में आग लग जाती है और डीनो तेज रफ्तार से दौड़ के क्राइम सीन से दूर जाने लगता है। आगे फ्रैंको वहां से भागकर एक गैस स्टेशन पर पहुंचकर अपनी वाइफ विवियाना को कॉल करके कहता है और विवियाना फ्रैंको से बात करती है। तब उसके घर में काफी सारे मेहमान मौजूद थे, क्योंकि यह मूवी की शुरुआत वाला वही सीन था जब विवियाना ने अपने घर पर अपने हस्बैंड फ्रैंको के रिटायरमेंट होने की खुशी पर एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। फ्रैंको विवियाना से कहता है, देखो माल्टेंसा के हाईवे पर एक गैस स्टेशन है, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ और अपने साथ में साबुन, पानी की बोतलें, मेरा ट्रैक सूट और जूते लेकर आना। विवियाना कहती है, घर पर गेस्ट है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आऊं? फ्रैंको कहता है, मेरे पास अभी समझाने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी आओ। आगे विवियाना फ्रैंको के बताए हुए सारे सामान लेकर गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है। तब फ्रैंको साबुन लेकर विवियाना को अपने हाथ धुलवाने के लिए कहता है। विवियाना कहती है, क्या हुआ और डीनो कहाँ पर है? फ्रैंको कहता है, डीनो अब नहीं है और फ्रैंको वहीं रोने लगता है। आगे कार में फ्रैंको विवियाना को सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ हुआ था। फ्रैंको कहता है, मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। विवियाना कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा क्या होगा और तुम्हारी बेटी का क्या होगा? तुम्हारी पेंशन के बिना उसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? लेकिन वो डायमंड किसके पास है और हमें वो डायमंड कैसे मिलेंगे? फ्रैंको कहता है, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं और तुम्हें डायमंड की चिंता है? तुम गाड़ी यहीं पर रोको, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। विवियाना गाड़ी रोककर फ्रैंको को उतारकर वापस अपने घर चली जाती है और मेहमानों से कहती है, सॉरी मैं वोडका लाना भूल गई थी। तभी उस पार्टी में कोसिमो भी मौजूद था और उसे किसी का कॉल आता है। फोन पर बात करने के बाद कोसिमो विवियाना से कहता है, मुझे अभी के लिए जाना होगा, फ्रैंको आए तो उसे मुझसे बात करने के लिए कहना। ऐसा कहकर कोसिमो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से निकल जाता है। कोसिमो वहां से जाने लगता है, तभी फ्रैंको भी वहां पर जॉगिंग करते हुए पहुंच गया था। कोसिमो फ्रैंको से कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जो काम तुम करने के लिए गए थे वो कैसा रहा? मुझे अभी कॉल आया था कि वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई है। फ्रैंको कहता है, हम पर अटैक हुआ था और वहां पर 5 लोगों को चोट भी लगी है। तब कोसिमो पूछता है, और उस ब्रीफकेस का क्या हुआ? क्या अटैक करने वालों ने ब्रीफकेस भी छीन लिया? फ्रैंको कहता है, तुम गाड़ी से बाहर आओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। कोसिमो कहता है, अब मैं बाहर आकर क्या करूं? अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा चिल्लाते हुए कोसिमो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अर्नेस्टो नाम का बच्चा खिड़की पर बैठा हुआ था और वो सभी को बताता है फ्रैंको आ गया है। फ्रैंको घर में जाता है, तब सभी उसे विश करते हैं और उसे अपने बॉस का कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद फ्रैंको क्राइम सीन पर जाता है, जहां पर फ्रैंको के बॉस डीनो की बॉडी पड़ी हुई थी और ये देखकर फ्रैंको रोने लगता है। आगे फ्रैंको को जेंग जू के दामाद गैंग मा का कॉल आता है, जो कि सामने ब्रिज पर खड़ा होकर क्राइम सीन को देख रहा था। गैंग मा फ्रैंको से कहता है, वो डायमंड कहाँ पर है? तब फ्रैंको कहता है, उनके बारे में मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कहकर फ्रैंको कॉल कट कर देता है। आगे फ्रैंको उस पुलिस वाली की बॉडी के पास जाता है, जहां पर फ्रैंको के बॉस भी खड़े हुए थे और फ्रैंको अपने बॉस से कहता है, डीनो के हाथ में जो गन है वो काफी अजीब है, वो उसकी सर्विस गन नहीं है। मैंने उसके साथ 20 साल काम किया है, उसका एक बेटा भी है, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। फ्रैंको का बॉस कहता है, पैसा इंसान को शैतान बना देता है। आगे फ्रैंको विवियाना को कॉल करके बताता है, यहाँ पर सब गड़बड़ हो गई है, किसी ने जिस गन से हमला हुआ था वो डीनो के हाथ में रख दी ताकि सारा इल्जाम पुलिस वाले पर आए। विवियाना कहती है, फ्रैंको तुम जानते हो ना कार में हमारे बीच क्या डिसाइड हुआ था? सरेंडर करने की सोचना भी मत, हम सभी तुम्हारे सहारे। क्या मैं वहां पर आऊं तुम्हारी हेल्प करने के लिए? फ्रैंको कहता है, नहीं तुम यहाँ पर नहीं आओगी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। विवियाना कहती है, नहीं मैं वहां पर आ रही हूँ, नहीं तो तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। आगे फ्रैंको का बॉस सभी पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था और फ्रैंको का बॉस सभी पुलिस वालों को जानकारी देते हुए कहता है, इस हादसे में हमारे एक साथी पुलिस वाले की भी जान चली गई और एक चीनी महिला और एक चीनी आदमी मारा गया और इस घटना में एक लेडी पुलिस वाली और एक जेंट्स पुलिस वाला भी मारा गया, जो कि ऑफ ड्यूटी थे। देखकर तो लग रहा है कि वो रूटीन जांच कर रहे थे, पर पुलिस स्टेशन से उन्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं सौंपा गया था। तब फ्रैंको ने उस पुलिस वाली की मोबाइल से जो रिसेंट कॉल हिस्ट्री का फोटो लिया था, फ्रैंको उस फोटो वाले नंबर पर कॉल करता है
फ्रैंको को लग रहा था कि हो सकता है ये किसी और पुलिस वाले का ही नंबर होगा। इसलिए फ्रैंको वहां मौजूद पुलिस वालों को देखने लगता है कि कौन कॉल अटेंड करता है। तब एक पुलिस वाला कॉल अटेंड करता है। फ्रैंको कोई जवाब नहीं देता। तब वो पुलिस वाला पीछे मुड़कर देखता है। आगे विवियाना डिनो के बेटे अर्नेस्टो को लेकर फ्रैंको के पास जाने वाली थी। तभी वहां पर विवियाना का कजन कॉसिमो और उसका भाई टीटो आ जाता है और कॉसिमो विवियाना से कहता है आज सब गड़बड़ हो गया। अब हमें इन चीनी लोगों से बात करके कोई समझौता करना होगा। जो सामान खोया है वो उन्हें चाहिए होगा। तब विवियाना कहती तुम किस सामान की बात कर रहे हो? कॉसिमो कहता है क्या फ्रैंको ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? विवियाना कहती मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें फ्रैंको से बात करनी चाहिए। और ऐसा कहकर विवियाना अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। आगे एक पुलिस वाला फ्रैंको को आकर बताता है सरकारी वकील आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। तब फ्रैंको बताई हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और फ्रैंको को वही पुलिस वाला कॉल करके कहता है आज तुमने अपना दोस्त खो दिया और मैंने भी अपने दो साथी खोए हैं, इसलिए जो भी बयान देना बहुत सोच समझ कर देना। अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी साथ में ले डूबूंगा। दो पुलिस वाले जो डायमंड लेने आए थे वो उसी पुलिस वाले के लिए काम कर रहे थे। आगे सरकारी वकील कार में आकर फ्रैंको से सवाल करते हैं क्या आप जानते थे कि डिनो ये सब काम भी करता है? फ्रैंको कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तब सरकारी वकील पूछती है क्या डिनो को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी? फ्रैंको कहता है मुझे ये सब नहीं पता, मैं बस ये जानता हूँ डिनो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता और इसके अलावा आपको और कुछ पूछना है तो कल मुझे स्टेशन पर आकर पूछिएगा। ऐसा कहकर डिनो कार से बाहर निकल जाता है। फ्रैंको डिनो की बॉडी देखकर रोने लगता है और तभी उसे जेंगजू का कॉल आता है। जेंगजू फ्रैंको से कहता है मुझे अभी भी तुम पर पूरा विश्वास है, मैं अभी के लिए घर जा रहा हूँ, मैं मेरे माल की डिलीवरी का इंतजार करूंगा। आगे विवियाना भी कार लेकर क्राइम सीन पर पहुंच चुकी थी और कार के पीछे वाली सीट पर डिनो का बेटा अर्नेस्टो बैठा हुआ था। विवियाना अर्नेस्टो से कहती तुम यही बैठो, मैं अभी आती हूँ। आगे विवियाना फ्रैंको को अपने पास बुलाती है और फ्रैंको कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो तुम यहाँ पर क्यों आई? विवियाना कहती आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे, तो तुम ये सब कैसे संभालोगे? फ्रैंको कहता है मैं पकड़ा जाऊंगा पर वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। विवियाना कहती लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, मुझे बता दो वो डायमंड कहाँ पर है। तब फ्रैंको कहता है तुम्हें टनल के अंत में वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर मैंने वो डायमंड फेंके थे। विवियाना कहती है तो अब तुम क्या करने वाले हो? फ्रैंको कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल वो लोग उस डायमंड तक पहुंच जाएंगे। विवियाना कहती है इसका मतलब ये नहीं कि हम उन डायमंड्स को छोड़ दे। आगे फ्रैंको के कहने पर विवियाना उस ब्रिज की तरफ जाने लगती है। ब्रिज बंद था तो विवियाना चुपके से ब्रिज पर चली जाती है। ब्रिज के अंदर जंगली घास उग चुकी थी और उसमें पानी भी भरा था। विवियाना मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके उन डायमंड को ढूंढने लगती है और ब्रिज के आगे टनल में काफी पुलिस मौजूद थी और फ्रैंको ब्रिज के नीचे अपनी साथी पुलिस वाली से बात कर रहा था। तभी फ्रैंको देखता है कि ब्रिज पर फ्लैशलाइट नजर आ रही थी। तब तक अर्नेस्टो विवियाना की गाड़ी से निकलकर चुपके से क्राइम सीन तक पहुंच जाता है और अर्नेस्टो वहां पर डिनो की बॉडी को देख लेता है जो ढकी हुई थी। विवियाना फ्रैंको को कॉल करती है। तब फ्रैंको कहता है अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑफ कर दो, फ्लैशलाइट नीचे से दिखाई दे रही है। विवियाना कहती है बिना रोशनी के मैं डायमंड को कैसे ढूंढूंगी, मुझे एग्जैक्ट बताओ कि तुमने डायमंड किस जगह पर फेंके थे। फ्रैंको कहता है पहले नीचे झुको और जहां पर तुम खड़ी हो वहां से 4-5 कदम आगे जाकर ढूंढो। तभी फ्रैंको देखता है कि ब्रिज के ऊपर खड़े दो चाइनीस आदमियों ने फ्रैंको को बंद पड़े पुल की ओर देखकर बात करते हुए देख लिया था और वो दोनों भी ब्रिज के ऊपर जाने के लिए भाग रहे थे। ये देखकर फ्रैंको विवियाना से कहता है जल्दी वहां से निकल जाओ, वो चीनी लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे। विवियाना कहती है रुको, मैं उन डायमंड्स को ढूंढ लूंगी। तभी विवियाना को पानी के अंदर वो पैकेट नजर आ जाता है और वो उसे लेकर भागने लगती है। वो चीनी आदमी भी विवियाना का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर फ्रैंको भी अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है। तभी अर्नेस्टो दौड़कर फ्रैंको के पास आ जाता है। विवियाना काफी तेज भागकर किसी तरह से वापस क्राइम सीन तक पहुंच जाती है और उन दो चीनी लोगों को पुलिस क्राइम सीन तक आने से पहले ही रोक लेती है। फ्रैंको विवियाना से कहता है गाड़ी में बैठकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, बीच हाईवे की तरफ जाओ और अपनी गाड़ी को मत रोकना, मैं वहां पर तुम्हें कॉल करूंगा। फ्रैंको आगे जाकर विवियाना की गाड़ी को वहां से निकलवा देता है और तब वहां पर गैंगमा और उसका एक चाइनीस आदमी वहीं खड़ा था। फ्रैंको भी गैंगमा को देखकर वहां से वापस चला जाता है।
अब आगे विवियाना गाड़ी में थी और अर्नेस्टो विवियाना से कहता है, जो आदमी वहां पर मारा गया था उसने मेरे पापा के जूते पहन रखे थे। यह सुनकर विवियाना भी रोने लगती है क्योंकि अर्नेस्टो को पता चल गया था उसके पिता डिनो मारे गए। अब आगे एक गैस स्टेशन पर विवियाना को फ्रैंको मिलता है। फ्रैंको अर्नेस्टो को देखकर कहता है, ये तो सो गया। विवियाना कहती है उसे पता चल गया और वो बहुत रोया। तुम्हें अर्नेस्टो को इसके दादा दादी के पास ले जाकर छोड़ना होगा। डिनो ने मुझे बताया था कि स्पोन गानो के पुगलिया गांव में इसकी दादी रहती है। इसकी दादी एक दर्जी का काम करती है और गांव में उसे सब लोग जानते हैं और इन डायमंड्स के बारे में हमें सब कुछ भूलना होगा जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। आगे फ्रैंको अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। तभी फ्रैंको को क्राइम सीन की घटना वापस याद आती है जब उस घायल पुलिस वाली ने फ्रैंको से कहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। ऐसी ही कुछ बात कोसिमो ने भी रेस्टोरेंट में फ्रैंको से कही थी। अपनी 35 साल की ईमानदार नौकरी में तुमने आज तक किसी पर गोली तक नहीं चलाई। आगे फ्रैंको कोसिमो को मिलने के लिए बुलाता है। फ्रैंको उस जगह पर जाकर देखता है तो कोसिमो उसका इंतजार कर रहा था। तभी फ्रैंको देखता है कि कोसिमो किसी को रुकने का इशारा कर रहा था। फ्रैंको उस तरफ देखता है तो वहां पर एक कार खड़ी थी। फ्रैंको उस कार के पास जाकर गन दिखाकर उसका शीशा नीचा करने के लिए कहता है। फ्रैंको देखता है तो कार के अंदर उसकी वाइफ का भाई टीटो बैठा हुआ था और उसके साथ एक आदमी भी था। फ्रैंको उन दोनों से उनकी गन बाहर निकलवा देता है और फ्रैंको वो गाड़ी ले जाकर कोसिमो के सामने खड़ी करता है। कोसिमो देखता है तो फ्रैंको ने टीटो और उसके आदमी को बांध दिया था। आगे फ्रैंको कोसिमो को अपनी गाड़ी में आने के लिए कहता है। कोसिमो गाड़ी में आकर बैठता है और फ्रैंको से कहता है, मुझे बुरा लग रहा है कि इन सब में तुम्हारा दोस्त मारा गया। यह सुनकर फ्रैंको कोसिमो के मुंह पर एक के बाद एक कई सारे पंच मारता है। आगे फ्रैंको कोसिमो को जेंगजू के सामने बिठाकर कहता है, चलो इन्हें सब कुछ बताओ। तब कोसिमो कहता है, फ्रैंको इस बारे में कुछ नहीं जानता था। हमने फ्रैंको को इसलिए चुना था क्योंकि हमें पता था वो किसी पर हमला नहीं करेगा। उस पुलिस वाले को मेरे भाई टीटो ने वहां पर भेजा था और मैंने उसे शिपमेंट के बारे में बताया था कि वो कब आने वाला है। हीरे चुराने का ये प्लान आपके दामाद का ही था। यह सुनकर वहीं बेटा जेंगजू का दामाद चिल्लाने लगता है, कहता है ये झूठ बोल रहा है। तब जेंगजू कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता था कि इन सबके पीछे तुम ही हो। तब जेंगजू के आदमी उसके दामाद को वहां से ले जाते हैं। कोसिमो कहता है, आपके दामाद ने हमें बताया कि आप मरने वाले हो और वो आपके पूरे बिजनेस को हथिया लेगा। आगे फ्रैंको जेंगजू को एक पेपर दिखाते हुए कहता है, ये इसके बाकी के 2 साथियों के नाम और नंबर है। एक तो मार्क्सवा पुलिस स्टेशन पर बेमान पुलिस वाला है और दूसरा इसका भाई टीटो है। जेंगजू पूछता है, मेरे डायमंड्स कहाँ पर है? फ्रैंको कहता है, आपके डायमंड्स मेरे पास है और अब उन्हें मैं ही रखूंगा। मैंने आपसे पहले कहा था मुझे गाड़ी में हथियारबंद लोग नहीं चाहिए होंगे। उस चाइनीस आदमी की वजह से वहां पर गोलियां चली, मेरा दोस्त मारा गया। इस काम के लिए मैं कभी न कभी पकड़ा जाऊंगा और मेरी पेंशन भी बंद हो जाएगी। मुझे वो डायमंड चाहिए क्योंकि मुझे अपने परिवार की और अपने दोस्त के बेटे की परवरिश करनी है। मेरी ड्यूटी का आखिरी 1 घंटा बचा है, अब मुझे चलना चाहिए। आगे मूवी में फ्रैंको अपनी कार में जाकर बैठता है और फ्रैंको वॉकी टॉकी पर बोलता है, मैं असिस्टेंट चीफ फ्रैंको हूँ। ये मेरा आखिरी मैसेज होगा और आज मेरी 35 साल की नौकरी खत्म हो रही है और आज ही मैंने मेरे दोस्त डिनो को भी खो दिया है। मेरी तरफ से आप सभी अपना काम ईमानदारी से करें, खुश रहे, आबाद रहे। तब सभी पुलिस वॉकी टॉकी से फ्रैंको को रिटायरमेंट की बधाई दी जाती है और डिनो की मौत पर भी दुख व्यक्त किया जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।